प्यारे बच्चों, नाथसीवाद और हिटलर का उदय पाठ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है, जिसमें समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक लोग शामिल थे और इन लोगों ने देश में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। हमने यह भी देखा कि जर्मन लोग ज्यादातर वाइमर गणराज्य से खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे, यह भी हमने पिछले वीडियो में जाना। हमने यह भी देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी पर आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा असर पड़ा। इसी के चलते स्पार्टकिस्ट लीग, ये क्या थी? एक राजनीतिक समूह था जो वाइमर गणराज्य के खिलाफ था। स्पार्टकिस्ट लीग ने अपनी क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम देना शुरू किया और ये लोग देश में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। सोवियत किस्म की कौन सी बच्चों? हमने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में कम्युनिस्ट पार्टी वाली शासन व्यवस्था पढ़ी थी। तो ऐसी ही शासन व्यवस्था स्पार्टकिस्ट लीग जो है स्थापित करना चाहते थे जर्मनी में। लेकिन वाइमर गणराज्य ने अपने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद ली और लीग के विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसी के साथ बच्चों दोनों दल एक दूसरे के घोर विरोधी यानी कट्टर दुश्मन हो जाते हैं और क्रांतिकारी लोग रेडिकल परिवर्तनों की बात करने लगे। रेडिकल परिवर्तन या समाधान क्या होते हैं बच्चों? रेडिकल का अर्थ होता है चल रही शासन व्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देना, और इसीलिए इस स्लाइड का नाम रखा गया है राजनीतिक रेडिकलवाद, कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें आमूलचूल परिवर्तन हो। आमूलचूल का अर्थ है पूर्ण रूप से चल रही शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से बदल जाए, उसे ही रेडिकलवाद कहते हैं। अभी तक हमने जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक हालात जाने। आइए इसी समय देश में आए आर्थिक संकट के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्र जर्मनी पर भारी हर्जाने का बोझ डाल देते हैं। इस दोहरे कर्ज को चुकाने में जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो जाते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी देश के पास कितनी मुद्रा होती है? जितने उसके पास सोने के भंडार हैं। लेकिन जर्मनी में अब आर्थिक संकट आया है। दोहरे बोझ को, कर्ज के बोझ को चुकाने में जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग खत्म हो जाते हैं। इसी के चलते 1923 में जर्मनी ने यह ऐलान कर दिया कि कर्ज और हर्जाना वह नहीं चुकाएगा। कर्ज और हर्जाना चुकाने से 1923 में जर्मनी ने इनकार कर दिया और इस इनकार के बाद फ्रांस ने जर्मनी के रूर प्रदेश पर कब्जा कर लिया। रूर प्रदेश बच्चों विशाल कोयला भंडार वाला और महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र था जर्मनी का। तो जर्मनी की जो रीढ़ की हड्डी जो है टूट जाती है फ्रांस जब रूर प्रदेश पर कब्जा कर लेता है। बदले में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया, जिसके चलते जर्मनी मुद्रा, मार्क है बच्चों, याद रखना है, जर्मन मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगता है और जर्मनी में अति मुद्रास्फीति का दौर आया। अति मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है, आइए समझते हैं बच्चों। इसका अर्थ है कि कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं और मामूली भुगतान करने के लिए बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती है। बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। किसी भी देश के पास संसाधन सीमित होते हैं। इन सीमित संसाधनों की मांग ज्यादा होने से इनकी कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। कैसे? देखिए बच्चों, उदाहरण में ब्रेड, रोटी
दोनों व्यक्तियों को चाहिए, दोनों के पास पैसे हैं और हमने देखा कि जर्मनी ने तो कागजी मुद्रा बेहिसाब छाप दी, तो दोनों के पास मुद्रा तो बेहिसाब है। लेकिन इस रोटी का असली मालिक कौन होगा? जो ज्यादा कीमत इस रोटी की दे पाएगा। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि देश में जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ती चली जाएगी और जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वही इन चीजों का उपयोग कर सकेंगे, अन्यथा लोग भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और ऐसा ही जर्मनी में हुआ। तो अति मुद्रास्फीति आप समझ गए होंगे। अति मुद्रास्फीति के बाद देखते हैं बच्चों कि अमेरिका ने जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए हस्तक्षेप किया और डॉवस योजना लेकर आया अमेरिका। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। हर्जाना कौन सा बच्चों? मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर जो हर्जाना लगाया गया था वर्साई की संधि में, उनकी शर्तों में बदलाव किया अमेरिका ने डॉवस योजना में, याद रखना है। अमेरिका की इस आर्थिक मदद से 1924 से 28 तक जर्मनी में आर्थिक रूप से स्थिरता रही, लेकिन 1929 तक आते आते अमेरिका में आई आर्थिक मंदी ने पूरे संसार को प्रभावित किया और जर्मनी भी इस मंदी से बच नहीं पाया और 1932 तक आते आते जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 40% रह गया। ऐसी व्यवस्था पैदा हुई, ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें बैंक दिवालिया हुए, काम धंधे चौपट हो गए और छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार करने वाले लोग और खुदरा व्यापारी ये सोचने लगे कि हम शायद इतने गरीब ना हो जाएं कि मजदूर वर्ग में आ जाएं और शायद रोजगार भी ना हो। तो इसे सर्वहाराकरण कहा गया बच्चों, कि इतनी गरीबी आ जाए कि मजदूर वर्ग की स्थिति में पहुंच जाए और शायद रोजगार भी ना हो। मध्यम वर्ग जो है लाचार और भुखमरी का शिकार हुआ और मजदूर बेरोजगार हुए। ये हम 1932 तक आते आते जर्मनी के आर्थिक हालात पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सत्र पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर गणराज्य आपको याद ही है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई, वाइमर गणराज्य। लेकिन बहुत से लोग वाइमर गणराज्य से खुश नहीं थे और इसमें कुछ कमियां भी थी। वो क्या थी? अनुच्छेद 48, इसमें राष्ट्रपति को अधिकार मिले थे कि आपातकाल लागू कर सकता था, नागरिक अधिकार रद्द कर सकते थे और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाना। अध्यादेश का अर्थ होता है बच्चों कि संसद सत्र चल ना रहा हो और किसी कानून की जरूरत पड़ जाए तो वह कानून अध्यादेश कहलाता है, याद रखना है आपको। तो अनुच्छेद 48 आपको याद रखना है। इसी के साथ बच्चों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी इसमें भी कमी थी। इस प्रावधान की वजह से किसी भी एक दल को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और इसकी औसत अवधि भी लगभग 239 दिन रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। कहने का अर्थ है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि वह लोगों के लिए कोई भी समाधान ढूंढने में सक्षम नहीं थी। इन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालातों के चलते किस प्रकार हिटलर का उदय हुआ, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको आज के सारे टॉपिक, जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में राजनीतिक और आर्थिक हालात पढ़े हैं, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।